तो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें क्या चीज़ नहीं है, लेट्स सी। तो उसने कहा द एंगल थीटा एट विच द व्यूअर्स सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इन ए मूवी थिएटर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्क्रीन। तो जब भी आप किसी मूवी थिएटर में जाएं तो यहाँ पर सीट जो है वो डायगनली लगे होते हैं, एक थिएटर हॉल स्टाइल होता है, ताकि हर बंदे को जो है स्क्रीन नज़र आए। तो वो कह रहा है कि जो जो भी पिक्चर आप देख रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस एंगल पे जो व्यूअर जहां पर आप बैठे होते हैं उधर से जो एंगल स्क्रीन का बन रहा है। तो राइट अ MATLAB प्रोग्राम दैट डिटरमिन्स द एंगल थीटा इन डिग्रीज फॉर द व्यूअर्स सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, 26 एंड अप टू सो ऑन फीट। डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन ए 2 कॉलम टेबल। ओके जी, आपने व्यूअर्स का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये आपको फिगर गिवन है कि स्क्रीन की जो हाइट है इट इज 22 फीट। इसके लिहाज से आपने एंगल फाइंड आउट करना है। जो स्क्रीन की बेस से हाइट है वो इट इज 8 फीट। ओके गुड। जो डायगनली हमने जो थिएटर हॉल का एंगल बन रहा है इट इज 8 डिग्री। ओके, व्यूअर का जो डिस्टेंस है इट इज, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, इट इज x। ओके नो प्रॉब्लम। हमने व्यूअर्स का एंगल फाइंड आउट करना है। इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको पिक्चर को पहले देखना पड़ेगा। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट लेबलिंग कर ली कि लेट्स से जो हमारा ऑडियंस है वो पॉइंट ओ पे बैठे हैं। फाइन। तो जो स्क्रीन है 22, उसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस ओवर हाइट और ये सारी चीज़ें जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से पढ़ी हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि हम इस जो फॉर्मूलेशन है इसको राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगा कि मैं जहाँ पर भी ऑडियंस बैठी हुई है इट इज़ अ पॉइंट ओ, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि स्क्रीन वॉल को पॉइंट ए पे 90 के एंगल पे कट कर रही है। अब ये जो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए सी, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। इसके एंगल को हम कह देते हैं थीटा स्टार, जो कि एक बड़ी एंगल है। अब वी नीड टू फाइंड थीटा। तो सिंपल क्या है कि आप थीटा स्टार में से थीटा डैश को माइनस कर दें। अब ये थीटा डैश क्या है, इट इज अगेन एक स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज ओ ए बी। नाउ इट मेक सेंस कि हम एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल में से स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वी नीड टू फाइंड थीटा स्टार एंड थीटा डैश। अब उसके लिए हमें जो साइड्स हैं उनकी वैल्यूज चाहिए। हाइपोटेनस की वैल्यूज तो है नहीं, तो बेस और सम एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स के अंदर हमारे पास स्क्रीन की लेंथ मौजूद है और उसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो गिवन है, दिस इज 8, बट वी नीड टू फाइंड ए बी। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें इंक्लाइंड एंगल गिवन है। तो लेट्स से जो ए डी हमारे पास डिस्टेंस है इट इज ए, तो ए बी हमारे पास 8 में से ए को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा जो काम है वी नीड टू फाइंड ए। तो यहां से अगर आप देखें तो वी विल कंसिडर द ओ ए डी ट्राइंगल। अगेन ए इज अ 90 एंगल। तो इसके अंदर ये एंगल 8 कैसे आया, तो अगेन वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस हों उनको कोई एक लाइन कट करे तो जो भी एंगल इधर बन रहा है वही एंगल इधर बनेगा। इट इज़ अ रूल। आप इसकी फॉर्मूलेशन वगैरह चेक करनी है या प्रूफ चेक करना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इनर एंगल्स जो अपोजिट होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए इट इज़ आवर 8 डिग्री। अब यहाँ पर जो है हमने इस एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी। तो जो सॉरी से दिस इज अ डिस्टेंस, कोई भी नाम दे लें, ओ डैश कह लें, तो दिस इज द सेम। तो जो ओ ए का डिस्टेंस है वही एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स को यूज कर सकते हैं। अब ए को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया और इसमें बाकी चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिस इज आवर स्ट्रेटजी। तो इसको हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू थीटा स्टार माइनस थीटा डैश। तो उसके लिए हमने पहले थीटा डैश को फाइंड आउट करना है।
वो हमें पता चल गया कि tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 8 माइनस ए ओवर एक्स, और tan इनवर्स 8 माइनस ए ओवर एक्स। नाउ आई नीड टू फाइंड द ए, तो हम इसको स्मॉल ट्राइंगल जो है OAD उसको कंसिडर करेंगे, या DOA, इट इज द सेम थिंग। यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट a इज इक्वल टू x tan 8 डिग्री, तो थीटा डैश का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हमारा काम है थीटा स्टार को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर लिखा हुआ नाउ फाइंड थीटा डैश, एक्चुअली इट इज थीटा स्टार। तो उसके लिए अगेन वही हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि अब हमें उसका एल्टीट्यूड हमें पता चल गया 22 फीट प्लस 8 माइनस ए। तो अगेन यहाँ पर हम थीटा स्टार अप्लाई करेंगे, 22 प्लस 8 माइनस ए ओवर एक्स, एंड इट इज tan इनवर्स 30 माइनस ए ओवर एक्स। जब दोनों एंगल्स निकल आए हैं तब हम थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ। न्यू स्क्रिप्ट फाइल एंड परसेंटेज, वी हैव टू फाइंड द angle at which the audience see the screen in theater। ओके जी, गुड। अब हम इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने x वेक्टर को क्रिएट करना है, तो x इज इक्वल टू हमें जो भी इसकी वैल्यूज गिवन है, तो अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो इसके अंदर हम एक इंक्रीमेंट वे में लिख सकते हैं, चूंकि सेम डिस्टेंस आ रहा है तो दैट इज 20 स्टार्टिंग वैल्यू, 6 का इंक्रीमेंट आ रहा है और एंडिंग हो रही है हमारे पास 68 पे। तो दिस इज आवर वेक्टर। अब सबसे पहले काम किया हमारा, सबसे पहले हमने जो है थीटा डैश का फॉर्मूला निकालना है, और उसके लिए हमें जो है ए की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ ए, चूंकि जितना हम शॉर्ट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे उतना हमारे लिए इजी है। दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय tan, चूंकि ये सारा काम डिग्रीज में हो रहा है तो इसलिए वी हैव टू राइट d आफ्टर tan एंड देन 8। तो दिस इज अ वेक्टर, चूंकि यहाँ पर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, चूंकि tan डिग्री हमारे पास कांस्टेंट है तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमारा काम है थीटा डैश को फाइंड आउट करना, तो वी राइट थीटा अंडरस्कोर d, ठीक है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो वी राइट a tan, और चूंकि हम डिग्रीज के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए d, तो इट इज 8 माइनस a डिवाइड बाय x। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब चूंकि a भी वेक्टर है और x भी, तो वी नीड टू पुट डॉट, एंड अगेन चूंकि न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज आ रही हैं, एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम उसके गिर्द ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो दिस इज थीटा डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड द थीटा स्टार, तो वी राइट s थीटा स्टार, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो अगेन a tan t, दैट इज 30 माइनस a, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है, अगेन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x, तो चूंकि दोनों वेक्टर्स हैं तो डॉट x। तो देखें a लिखने से चूंकि a की वैल्यू बार बार यूज हो रही है तो हमें x tan d8 tan d8 बार बार लिखना नहीं पड़ा। तो दिस इज इट। नाउ वी नीड थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा अंडरस्कोर स्टार माइनस थीटा अंडरस्कोर डैश। चलें जी, तो दिस इज आवर एंगल। अब हमारा काम क्या है, अब हमने इसे प्रिंट करना है इन टर्म्स ऑफ two columns. The first will be the distance and the second will be the corresponding value of angle. तो इसके लिए हम f को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, \t, एक हमने टैब दे दिया, and after that we will write x, अगेन एक टैब दे दिया, और we will write the value of theta। चलें जी, and \n। ओके जी, नेक्स्ट अगेन f, यहाँ पर आप ब्लॉक फॉर्मेशन ना ही लगाएं, चूंकि ऊपर एक हेडिंग आ रही है, नीचे वैल्यूज आएंगी, चूंकि सेंटेंसेस नहीं है। लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगेन तो चूंकि हमने कॉलम चाहिए तो \t, हमें x की वैल्यू चाहिए, x चूंकि इंटीजर है तो वी कैन राइट %i, चूंकि हमें पेट शो रहा है कि इट इज एन इंटीजर, एंड अगेन \t,
और थीटा की वैल्यू चूंकि डेसिमल में आ सकती हैं तो विल राइट परसेंटेज 0.2f। जितने भी एंगल की वैल्यूज हमें पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल जो है इसकी जो रेंज है इट इज़ फ्रॉम 0 to 90 इसके दरमियानी होगी। तो ये यू कैन राइट 4.2 2 इंटीजर पार्ट एंड 2 डेसिमल पार्ट, वो हम लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन जब चीज़ों का पता हो तो फिर लिख लेनी चाहिए ताकि प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। नेक्स्ट जो है हमने इसकी वेरिएबल की वैल्यूज लिखनी है। एट द एंड \n लिखें। यहाँ पर अब एक तजर्बा करने लगे हैं कि f के अंदर भी हम कॉलम वेक्टर्स को पुट कर सकते हैं। तो x ट्रांसपोज एंड थीटा ट्रांसपोज। तो लेट्स ट्राई आउट। इसको पहले सेव करते हैं। चैप्टर 4 क्वेश्चन 13 एंटर, और इसको हम कर लेते हैं क्लियर ऑल एंड CLC। ये पता नहीं कि मैं लिखना भूल जाता हूँ। सो दिस इज इट, x एंड थीटा। लेकिन x की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास 68 से एक्सीड कर गई हैं। ओके, आउटपुट में थोड़ा सा मसला आया है। वो क्या आ रहा है कि x की जो वैल्यूज हैं इट इज़ 20 देन 26, तो यहाँ पर 26 प्रिंट नहीं हुआ। 32 फिर 44 56 एंड 68, यानी कि एक एक वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑड इंडेक्सेस वाली वैल्यूज आई हैं लेकिन इवन वाली नहीं आई। अब वो क्या वजह हो सकती है, तो वो कुछ नीचे वैल्यूज आ गई हैं। ओके, तो ये वाला एरर भी आ सकता है, आना तो नहीं चाहिए। एरर तो नहीं है, बहरहाल ये फॉर्मेटिंग का इशू है। तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज आई की बजाय इफ आई राइट .f देन सो दिस इज द रिजल्ट, लेकिन कुछ तरतीब में नहीं आ रहा। 20 देन 32, हालांकि 26 आना चाहिए था। देन 32 के बाद आता 38, अगेन वो भी गायब। तो सबसे पहले हम x वेरिएबल की वैल्यू चेक करते हैं कि वो तो ठीक आ रही हैं। 20 26 32 38 44 50 56 62, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे फिर जब हम उसको ट्रांसपोज में पुट कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अब क्या किया जाए? तो एक जो है, सबसे पहले बजाय कि आप इसके बैक एंड को सोचें, सबसे पहले यहाँ पर हमने ट्रांसपोज लगाया हुआ है। अगर हम ना लगाएं तो फिर क्या होता है? लेट्स चेक आउट। अगर ट्रांसपोज लगाएं ना लगाएं, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि हमें जो fprintf कमांड है ये थोड़ा सा तंग करती है when we are applying for table, लेकिन हमें इसकी फॉर्मुलेशन तो पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, जैसे वैल्यूज 20 है तो यहाँ पर भी 20 आ गया। अभी कोई बात होने वाली है नहीं। ओके, तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 एंड 26 32 38 44 50 एंड देन 56 62 एंड 68, तो ये सारी x की वैल्यूज पहले प्रिंट हुई हैं और देन उसके बाद थीटा की वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। दैट मीन fprintf जो है वो 1 by 1 वैल्यूज नहीं प्रिंट करता। उसके बाद पहले जो भी x की वैल्यू आएगी वो उसको प्रिंट करेगा, एंड देन उसके बाद जो भी उसकी सेकेंड वैल्यू, तमाम वैल्यू जब खत्म हो जाएंगी देन वो थीटा th की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो व्हाट इफ अगर हम उसे टेबल दे दें, तो लेट्स सपोज दिस इज t एंड t इज इक्वल टू x एंड द नेक्स्ट कॉलम इज th। अब ये 1 by 1 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब 1 by 1 वैल्यूज आ जाएंगे, पहले x की वैल्यू, फिर th, फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू, फिर th, सो ऑन। तो इसको ट्राई करते हैं, और मैं यहाँ पर xth लिखने की बजाय सिंपल t लिख देता हूँ। और यहाँ पर चूंकि हमने से मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाना है तो ये हमने बना दिया। अब हम इसको रन करते हैं
तो उसने कहा जी द फंक्शन th क्या है हमारे पास, हाँ जी, तो th नीचे डिफाइन हो रहा है, टेबल हम ऊपर लिख रहे हैं, वाह जी वाह। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं प्लेसमेंट को। अगेन अभी भी x की वैल्यूज 20, 26, 32। व्हाट इफ अगर हम इसे कॉलम मतलब फर्स्ट रो में x की वैल्यूज लिखें और सेकंड रो में थीटा की वैल्यू। नाउ दिस इज इट, अब ये सही हो गया। तो देखा जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले देखें व्हाट आर द इश्यूज, आउटपुट को देखें, उसके अंदर चेंजेस करें, फिर उसके आउटपुट के ट्रेंड को देखें, फिर वहां से जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनका कलेक्शन बनाएं। तो यहाँ से अब हमें जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट समझ आए कि जब भी आपने अगर एफ प्रिंट एफ को यूज करना है तो जो एफ प्रिंट एफ कमांड है वो उसको किस तरह प्रिंट करेगी कि आपने जो भी वेरिएबल्स हैं उसको पहले किसी एक टेबल में पुट करना है और उसको आपने रो वाइज लिखना है। यूजुअली हम कॉलम वाइज लिखते हैं, तो डिस्प्ले हम कॉलम वाइज लिखते हैं, एफ प्रिंट एफ में हम रो वाइज लिखेंगे। तो दिस इज एक्स एंड देन सेमी कॉलन नेक्स्ट रो th, और उसके बाद जो से भी आपने वेरिएबल्स यहाँ पर लिखना है वहाँ पर आप टेबल लिख दें। तो एफ प्रिंट एफ कमांड है उसको रीड करती जाएगी कॉलम वाइज। यानी लेट्स से वी हैव वैल्यूज 1, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, चलें x की वैल्यू है, हमने चूंकि 20 से स्टार्ट किया तो 20 एंड देन 26 एंड 32। तो जो भी y की वैल्यू या थीटा की वैल्यूज है हमारे पास 39 या 35, जो भी पॉइंट्स में है, मैं खाली पॉइंट लिख देता हूँ, एंड देन 32। तो एफ प्रिंट एफ कमांड क्या करेगी कि वो पहले फर्स्ट कॉलम को पिक करेगी, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, देन उसके बाद जब अगली टर्न आएगी तो फिर अगेन फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड कॉलम, सेकंड वेरिएबल का सेकंड कॉलम, और इस तरह ये प्रिंटिंग होती जाएगी। तो ये पेयरिंग में कॉलम वाइज इस तरह चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना जस्ट। तो बाकी आप ट्राई करके खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीपल ट्राइज करें, जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं उनके जरिए आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले टेबल देखा जी, कॉलम वैल्यूज वैसे नहीं आ रही, तो व्हाट अबाउट टेबल। जब टेबल किया है तो उसके अंदर भी पहले मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं जो कि नॉर्मल हमारा ट्रेंड है या रूटीन है। अब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसे रो में भी अप्लाई करके दे सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दिस इज आवर रिजल्ट। तो जब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आ जाएं तो आप प्रैक्टिकली करके भी दे सकते हैं, वरना आप हेल्प सेक्शन या गूगल पे सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो दिस इज 14। So question number 14, a 12 feet, a 144-inch wire is cut into 8 pieces which are welded together to form a pyramid as shown, such that in the rectangular base B is equal to 1.9a, where B is the length of a rectangular base and A is the width of a rectangular base. तो ये जी हमारे पास कोई 12 फीट वायर है, उसको हमने 8 पीसेस में कट किया है और उससे हमने एक पिरामिड बनाया जिसकी जो रेक्टेंगुलर बेस है उसकी जो साइड्स की रेशियो है इट इज 1.9। ओके फाइन, करना क्या, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम दैट डिटरमिन्स द डायमेंशंस a and b such that the volume of a pyramid will be as large as possible. Okay, so it is again the maximization problem और फाइन। तो इसके लिए हमें पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दिस प्रोग्राम डिफाइन अ वेक्टर a with values ranging from 4 to 14 inches. ओके जी, एक को हमने वेक्टर बनाना है with the increment 0.01, fine, and use the vector for the calculating the corresponding values of b, h and the volume. Okay, good. Then use MATLAB built-in function max to find the dimensions of a and b that correspond to the pyramid with the largest value. ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मेन काम है वॉल्यूम को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज आवर पिरामिड और इसको हमने नाम दे लिया है ओ, और जो नीचे बेस के वर्टिसेस हैं इट इज ए बी सी डी, ये कोने हैं, उसको हमने नाम दे लिया। सो बी इज अ लेंथ, यानी कि हम बी सी की वैल्यू को कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल बी, एंड जो भी रेक्टेंगुलर बेस की विड्थ है उसको हमने नाम दे लिया स्मॉल ए। तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो है ऑफ ए पिरामिड इट इज इक्वल टू बेस लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट
टोटल डिवाइड बाय 3। तो दिस इज अ फॉर्मूला। इसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी हमें पता, चूँकि वो हमें गिवन है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ ए। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एच की अगर हमने वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो एच चूँकि हाइट है और वो सेंटर में रेक्टेंगुलर बेस को कट करती है, दैट इज पॉइंट ई। तो हम एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं ओ ई बी। तो वो हमारे पास कुछ शेप इस तरह बन जाएगी, ओ ई एंड बी। अब ओ ई जो है उसकी तो वैल्यू एच है वो हमने फाइंड आउट करनी है, बट ई बी जो है उसको भी हम एक पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज के अगर आप रेक्टेंगुलर बेस के अंदर देखें फिगर 3 में, तो ई जो पॉइंट है वो चूँकि सेंटर में है, तो जब सेंटर में है तो जो भी इसकी इधर वैल्यू बनेगी, लेट्स से एंड दिस इज अ पॉइंट, कोई नाम दे लें आप, डी तक तो यूज हो गए हैं, तो ई एंड एफ। तो जो ई एफ है वो टोटल विड्थ का हाफ हो जाएगा। इस तरह जो एफ बी है वो टोटल जो हमारे पास लेंथ है बी उसका हाफ होगा, चूंकि सेंटर में पॉइंट है तो उसको हाफ पे कट करेंगे। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कि ई बी इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ई बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड एच। तो अब चलते हैं एच की वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन एच की वैल्यू को निकालने के लिए ई बी तो हमारे पास है, लेकिन व्हाट अबाउट ओ बी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैक्ट को हम यूज करेंगे जो टोटल वायर है, कि टोटल वायर लेंथ इज कैपिटल एल और इसको हमने 8 पीसेस में कन्वर्ट किया है, एंड दीज 8 पीसेस आर, अगर आप इसके अंदर देखें तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर बेस में 4 पीसेस यूज हो गए हैं, जिसमें 2 पीसेस बी के हैं और 2 पीसेस उनकी लेंथ ए है। बाकी ये जो ओ पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमने 4 पीसेस यूज किए हैं, ये सेम लेंथ के होंगे, जिसके अंदर एक ये ओ बी भी है। तो टोटल स्ट्रक्चर ये हमारे पास बन गया एल इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 4ob। यहाँ से हम ob की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ -2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस b ओवर 4। तो दैट्स इट। अब हमारे पास ob की वैल्यू भी आ गई और eb की, तो यहाँ पर हम फिगर 2 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज इट। तो चलते हैं इसकी जो स्क्रिप्ट फाइल है उसकी तरफ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि we have to find the maximum area of a pyramid। तो सबसे पहले जो है कि we need to define a। तो a is equal to 4, इंक्रीमेंट है 0.01 का और हम जा रहे हैं 14 तक। फाइन। टोटल लेंथ को हम लिख लेते हैं, दिस इज 12 फीट, तो 144 इंचेस, चूंकि सारी कैलकुलेशन इंचेस में हो रही है। अब सिमिलरली बी का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो बी इज इक्वल टू 1.9 स्टेरिक ए। ओके गुड। अब हमारा टास्क है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ई बी। ई बी को हम ई बी लिख लेते हैं, ई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a square and plus b square। तो चूंकि a square है, चूंकि a भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है, तो we need to apply element wise operations, and जब स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया then whole divided by 2। तो this is our EB। नेक्स्ट टास्क is to find the OB। तो OB को हम लिख सकते हैं small OB, that is to total length minus 2 multiply by a plus b whole divided by 4। तो जब हम होल डिवाइडेड कर रहे हैं तो पूरे न्यूमिनेटर को आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लें। चलिए दैट्स इट। अब वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ h। तो h इज इक्वल टू eb स्क्वायर ob स्क्वायर माइनस eb स्क्वायर। अब जब आप ये OB और EB लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको फिर इसके बारे में कमेंटिंग भी करनी पड़ेगी इस फॉर्मुलेशन के लिहाज से।
तो आप साथ बेशक ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट h हमारे पास आ गया है, हमारे पास फॉर्मूलेशन बन गया। अब हमने करना क्या है, जो हमसे पूछा गया था कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू B स्टेरिक A स्टेरिक H। अब चूंकि तीनों ही हमारे पास वेक्टर्स हैं तो वी विल अप्लाई द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, होल डिवाइडेड बाय 3। अब उसके बाद हमने इसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ A एंड B। जिस तरह हमने मिनिमम की कमांड इस्तेमाल की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम एज इज हम यहाँ पर मैक्सिमम की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अंडरस्कोर मैक्स और इंडेक्स अंडरस्कोर मैक्स, इंडेक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम। तो दिस विल बी मैक्स ब्रैकेट्स वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर एफ प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं, एफ प्रिंट एफ। मैं यहाँ पर ब्लॉक फॉर्मेशन इस्तेमाल करने लगा हूँ। So the maximum volume of a pyramid is, क्योंकि पॉइंट्स यूज हो रहे हैं तो डेसिमल में वैल्यूज तो आएंगी, तो परसेंटेज 0.2f एंड बैकस्लैश n ellipses enter the, अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ a, the value of a is percentage 0.2f, again backslash n, inverted comma close, ellipses enter, the value of b is percentage 0.2f and backslash n, inverted comma close, square bracket close and comma। अब आप यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज लिख लें, लेकिन the best thing is the corresponding लिख दें, the corresponding value of A and the corresponding value of B। तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें ये वन बाय वन वेरिएबल की वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो, कॉमा, उसके बाद हमें चाहिए A की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए हम इंडेक्स यूज कर लेंगे I अंडरस्कोर वॉल्यूम, एंड सिमिलरली B की वैल्यू चाहिए तो B I अंडरस्कोर वॉल्यूम एंड f प्रिंट f की क्लोजिंग कमांड। तो दिस इज इट। सबसे पहले हम उससे पर लिख लेते हैं क्लियर ऑल एंड CLC। अब इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हमें सेव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4, क्वेश्चन है हमारे पास 14। ओके जी, उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम आई है आपको पावर को यूज करते हुए। हाँ, एच के अंदर हम भूल ही गए कि वेक्टर्स हैं तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होंगे, तो दिस इज अ मिस्टेक। ओके जी, नाउ वी हैव द आंसर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज 22,308 inches or the corresponding value of A and B is 9.33 and 17.73. Wow, it is a very much volume। और यहाँ पर साथ आप इंचेस स्क्वायर और क्यूब भी लिख सकते हैं। तो we can write inches cube and inches square, बल्कि इधर तो जस्ट इंचेस आएंगे और वॉल्यूम में हमारे पास इंचेस क्यूब आएगा। तो अगेन रन करते हैं, तो वी हैव द आंसर। अब यहाँ पर मजीद जो थोड़ी बहुत एक चीज़ आती है कि यहाँ पर इंचेस क्यूब में जिस तरह हमने हमारी वर्ड के अंदर पावर में लिखा होता है तो वो वाला स्टाइल भी आना चाहिए, तो मजीद फॉर्मेटिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। तो वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम इस पावर को पावर फॉर्म में लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैप, जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है कि जो सुपरस्क्रिप्ट में आता है, तो मैटलैब में हम उस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स तो उसके अंदर हम डिटेल से फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं आपको नेक्स्ट मुश्किल से क्वेश्चन की तरफ। तो 15 है, इसके अंदर भी फॉर्मुलेशन आ रही है, तो लेट्स रीड आउट। पर्सन एट पॉइंट A spots a child in trouble and point B cross the river।
ओके जी, एक पर्सन जो है वो पॉइंट ए पे है और दरिया पार जो है एक बच्चा पॉइंट बी पे है जो कि प्रॉब्लम है और हमें इसको रेस्क्यू करना है। द पर्सन कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 8.6 फीट पर सेकेंड एंड कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3.9 फीट पर सेकेंड। ओके, जाहिर सी बात है दरिया है तो उसे तैर कर ही जाना पड़ेगा, तो उसकी जो बंदे की स्पीड है खुश्की के ऊपर या ज़मीन के ऊपर इट इज़ 8.6 और जो पानी है उसके अंदर उसकी स्विमिंग स्पीड 3.9 है। In order to reach the child in the shortest time, the person runs to a point C. पर्सन जो है कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है C, उधर तक पहले भागता है और उसके बाद फिर C से B की तरफ वो स्विमिंग करता है। हमने क्या करना है? राइट अ मैटलैब प्रोग्राम दैट डिटरमिन्स द डिस्टेंस x to the point C that minimizes the time the person can reach to child. हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि जो डिस्टेंस x है उसकी बेस पे हमें बता सके कि कितना पर्सन जो है वो कितने मिनिमम टाइम में बच्चे के पास पहुंच सकता है। और ये जो x है ये हमारे पास b पॉइंट के पैरेलल जो पर्सन की साइड है उधर से लेकर c के दरमियान डिस्टेंस है। अब इस चीज़ के लिए हमने करना कि इन ए प्रोग्राम डिफाइन अ वेक्टर x दैट वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5000 विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। यानी कि हमने टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 10,000 फीट का पर्सन साइड पे, तो हमने इसके हाफ तक जाना। देन यूज मैटलैब बिल्ट इन फंक्शन min टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द कॉरस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट टाइम। तो इसमें एक्चुअली आपने करना क्या है, इसमें हमने सबसे पहले टाइम फार्मूला कैलकुलेट करना है फॉर ए पर्सन टू रीच b। अब टाइम फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले डिस्टेंस भी होना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड्स हमारे पास है, डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं इसकी फॉर्मूलेशन की तरफ कि दिस इज आवर फिगर, होप सो आपको नज़र आ रही होगी। जो रिवर है उसकी विड्थ है 3000 फीट, टोटल डिस्टेंस A to O पॉइंट O पर्सन साइड पे इट इज़ 10,000 फीट। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब चूंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है और हमारे पास दो फेजेस हैं, एक जिसमें रनिंग हो रही है और एक जिसमें स्विमिंग हो रही है, तो हम टोटल टाइम को लिख सकते हैं कि टाइम टेकन ऑन ए ग्राउंड प्लस टाइम टेकन ऑन ए वाटर। तो ऊपर जो डिस्टेंस ओवर स्पीड वाला फार्मूला है, तो ए से लेकर सी तक चूंकि वो डिस्टेंस है ग्राउंड का, तो वी राइट ए सी ओवर स्पीड कितनी है 8.6 एंड प्लस सी बी ओवर 3.9। ए सी तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज 10,000 माइनस एक्स, बट वी नीड टू फाइंड सी बी। उसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी को देखना पड़ेगा। हमारे पास 3000 फीट ये है ओ बी और ओ सी है हमारे पास एक्स, तो सी बी हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर। तो वी कैन यूज दिस। अब इन तमाम वैल्यूज को आप इधर टी वाले फार्मूले में पुट करें तो वी गेट दिस फार्मूला। इट इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ईजी। और अब हम इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल परसेंटेज we need to find the minimum time at which person rescues the child। ओके जी, डाटा हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू, हमने इसे वेक्टर बनाना है 0 to 5000 और इंक्रीमेंट 1 का रखना है, तो हम बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इसकी राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट है तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, हमें इंक्रीमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम स्विमिंग स्पीड और जो उसकी रनिंग स्पीड है उसको लिख सकते हैं। तो r_s रनिंग स्पीड विच इज़ 8.6। ओके फाइन। सिमिलरली हमारे पास स्विमिंग स्पीड है तो s_s दैट इज इक्वल टू 3.9, वो भी हमने लिख लिया। और क्या हमारे पास फॉर्मूलेशन अब हमने फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें कुछ उसके डिस्टेंस पता होने चाहिए। आप इस फार्मूले को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे आई कैन राइट t इज इक्वल टू, इट इज़ अ शॉर्ट फार्मूला, तो 10,000 माइनस x डिवाइडेड बाय 8.6 एंड प्लस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, चूंकि x वेक्टर है तो वी नीड डॉट एंड प्लस जो रिवर का डिस्टेंस है 3000
स्केयर, अब चूंकि न्यूमिनेटर है तो इसको हमें एक ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी, एंड डिवाइडेड बाय 3.9। तो दिस इज आवर टाइम। तो और हमने इसका मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है और फिर उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ x। तो आई विल राइट t अंडरस्कोर मिनिमम, मिन t भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कि मिनिमम यूजुअली कमांड यूज होती है तो इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप पहले वेरिएबल और अंडरस्कोर मिनिमम लिख लें। जैसे हम t नॉट t मिनिमम ऐसा लिखते हैं, तो इस तरह हम मैटलैब के अंदर भी लिख सकते हैं। और जो इंडेक्स है तो i अंडरस्कोर t दैट इज इक्वल टू मिनिमम अप्लाइड ऑन t। और चूंकि हमने जस्ट प्रिंट करनी है द डिस्टेंस वैल्यू, तो जस्ट हम वही लिखेंगे f print f the distance value on which the time taken is minimum। और इधर हम लिख लेते हैं परसेंटेज .2f। यहाँ पर आप वेरिएबल की वैल्यू दे लें दैट इज x, और उसका जो इंडेक्स है दैट विल बी i अंडरस्कोर t। सो दिस इज इट। इसको आप लिख लेंगे ऑल CLC, पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। इट इज चैप्टर 3 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 15 एंड रन। The distance value is 708 on which the time taken is minimum। ओके जी, \n नहीं लगाया, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चूंकि डिस्टेंसेस हम यहाँ पर साथ यूनिट भी लगा सकते हैं, चूंकि यूज़ हो रहा है फीट का तो वो यूज़ फीट। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The airplane shown is flying at a constant speed of v 350 miles per hour along a straight path as shown in figure। ओके जी, जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कांस्टेंट है। The airplane is being tracked by a radar station positioned at a distance h is equal to 15,000 feet below a point A। ओके जी, तो रडार का डिस्टेंस है पॉइंट A से वर्टिकल इट इज 15,000। द एयरप्लेन इज एट पॉइंट A t is equal to 0। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तब हमारा जो एयरप्लेन था इट वाज एट पॉइंट A। Write a MATLAB program that calculates the theta and r as a function of time for t is equal to 0 to 6 सेकेंड, जिसमें इंक्रीमेंट 0.5 का आ रहा है। ओके जी, तो हमें रडार के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए थीटा और r के। तो डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन अ 3 column टेबल वेयर द first column is time, the second is angle, and the third is the corresponding value of r। ओके गुड। तो सबसे पहले जो है मेन चीज़ है कि r और थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, उसकी फॉर्मुलेशन करना। यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमें कुछ एंगल भी गिवन है कि पॉइंट A से अगर हम जो प्लेन की ट्रेजेक्टरी को देखें तो वो जो है पॉइंट A पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो एंगल 10 का बनाकर जहाज जो है वो 10 डिग्री के एंगल के ऊपर अपवर्ड जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें ट्रबल करेगा, तो इसलिए इसकी फॉर्मुलेशन पे चलते हैं सबसे पहले। सो दिस इज इट। तो सबसे पहले हम v को डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ 350 माइल्स पर आवर। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पर हाइट जो है इट इज़ 15,000 फीट एट पॉइंट A। तो जो वेलोसिटी है उसके हमें जो यूनिट्स हैं उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। माइल्स को हम करेंगे किलोमीटर्स में और आवर्स को करेंगे हम माइल को हम करेंगे फीट में। और टाइम चूँकि हमें सेकंड्स में गिवन है तो यहाँ पर हम आवर्स की बजाय इसको भी सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो फिर हमारा आंसर ठीक आएगा। अगर आपने यूनिट्स का ध्यान ना रखा तो फॉर्मुलेशन ठीक होगी लेकिन आंसर हमारी जो वैल्यू आएगी वो ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड द कैपिटल H वैल्यू, हाइट ऑफ ए प्लेन, जो कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है एट एन एंगल थीटा 10 डिग्री। तो सबसे पहले हम r को फाइंड आउट करेंगे एंड देन थीटा, और r के लिए सबसे पहले हम कैपिटल H को। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट वी फाइंड द हाइट ऑफ ए प्लेन एट एनी टाइम t विच इज इक्वल टू इनिशियल हाइट जो कि पॉइंट A पे थी जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एंड देन द इंक्रीमेंट in the upward distance with respect to t।
जिसे मैंने नाम दे लिया डी एफ का। अब डी एफ को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आपको ये छोटी फिगर को देखना पड़ेगा कि लेट्स से पॉइंट ए पे था, जब पॉइंट बी पे चला गया तो वो उसने जो हम अपवर्ड डिस्टेंस है हमने वो फाइंड आउट करना, ये वाला, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने उस एंगल को यूज़ करना है 10 डिग्री को, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मिला रहा है एक ए पॉइंट के ऊपर। As we know, we have a vector v velocity जो कि कांस्टेंट है, it is 350 miles per hour। तो जो भी वेक्टर है उसके हम जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और वर्टिकल कोऑर्डिनेट है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो v का जो है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इट इज़ v cos थीटा, और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है इट इज़ v sin थीटा। तो मैंने अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब दैट मीन हमने ये जो let's say this point is O, तो हमने OB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो OB डिस्टेंस में हमें पता चल गया कि प्लेन की जो वर्टिकल स्पीड थी इट इज v sin थीटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लिख दी जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है v sin 10 डिग्री। तो यहाँ से और जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे रहे हैं डी एफ का, टाइम जो है जितना लग रहा है इट इज t। तो डी एफ कैन बी रिटन एज टी वी साइन थीटा। जस्ट ये फॉर्मुलेशन हमने करनी थी। अब जब हमारे पास कैपिटल एच आ गया तो अब हमने फाइंड आउट करना है थीटा। तो उसके लिए अगेन फिगर को देखें तो ओ ए बी दिस इज आवर ट्राइंगल। तो जो बी प्लेन है उसको हमने जो भी डिस्टेंस पाना है उसको हमने नाम दे लिया आर का, चूंकि थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बेस। तो ट्राइंगल के अंदर जो आएगी दैट विल बी 90 माइनस थीटा। अब जो टोटल हाइट है इट इज प्लेन हाइट इट इज एच। हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज ए बी, कि प्लेन ने ए पॉइंट से बी तक जाते हुए कितना डिस्टेंस तय किया। तो अब हम यहाँ पर ए से बी के लिए हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे दैट इज v cos 10 डिग्री। तो अगेन जो डिस्टेंस होगा बाय यूजिंग द दिस फार्मूला वी कैन राइट इज टी वी cos थीटा। अब आप इसको फार्मूला लगा लें कि हमारे पास एल्टीट्यूड है, हमारे पास सॉरी दिस इज आवर बेस, चूंकि एंगल यहाँ पर है तो एच इज आवर बेस, और जो परपेंडिकुलर है इट इज ए डैश बी। तो यहाँ से आप इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ओ ए डैश स्क्वायर प्लस ए बी डैश स्क्वायर। आप इसको राइट आउट कर लीजिएगा। हमें पता है कि दोनों बेस और जो हाइट है उसके स्क्वायर का सम ले लेना। तो r इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टी वी cos थीटा होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसी ट्राइंगल की मदद से हम थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, तो आप जो सी मर्जी वैल्यू यूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया tan 90 माइनस थीटा, जो एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है। तो दैट इज परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर हमें पता है टी वी cos थीटा, और बेस हमारे पास कैपिटल एच है। यहाँ पर आप फार्मूलाज में साइन थीटा या cos थीटा भी यूज कर सकते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स आर, और आर के अंदर चूंकि स्क्वायर रूट है और पावर्स हैं और ज़्यादा मतलब कैलकुलेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी, ऑपरेशंस होंगे, उतने ही हमारे पास राउंड ऑफ एरर के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक फार्मूला चूज करना हो तो ऐसा फार्मूला चूज करें जिसमें कम से कम ऑपरेशंस हैं, जैसे मैंने tan को यूज़ किया। तो आप cos और sin को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि sin और cos के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलें जी आप फॉर्मूलेशन की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास r भी है, थीटा भी है। थीटा के ऊपर फार्मूला आप लगा लें तो 90 माइनस tan इनवर्स, ये सारे का सारा हमारे पास बन जाएगा। तो इसकी स्क्रिप्ट फाइल की तरफ चलते हैं। Okay, we need to find the r and theta of a plane with respect to a ground radar। सबसे पहले कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे हम पहले वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू दैट इज 350 माइल्स पर आवर। तो एक माइल के अंदर कितने हमारे पास फीट होते हैं, इट इज 5280, और इसे हम डिवाइड करेंगे एक आवर में जितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ v। नाउ वी हैव टू डिफाइन द वेक्टर टाइम। तो t इज इक्वल टू
0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 0.5 का इंक्रीमेंट है और जाना कहाँ तक है 6 तक। ओके, तो ये तो दो चीज़ें जो हमें गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया है। अब हम फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइट का फार्मूला लिखना है, क्योंकि वो अक्सर फार्मूलाज में हमें नेक्स्ट यूज़ हो रहा है। दिस इज h प्लस t मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिग्री। अब चूंकि डिग्रीज में था तो वी हैव टू राइट साइन d। ओके जी, कैपिटल H हमारे पास आ गया। अब हम यूज कर सकते हैं इसे टू फाइंड r। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर, चूंकि h इज अ वेक्टर तो हम एलिमेंट वाइज अप्लाई करेंगे, प्लस t स्टैरिक v स्टैरिक cos t 10। टाइम भी वेक्टर है, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, फाइन cos t ये भी कांस्टेंट है। इस टोटल का चूंकि t वेक्टर की वजह से यहाँ पर फिर हमें एलिमेंट वाइज ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। एंड क्लोज। नाउ टर्न फॉर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ t है, तो वी राइट a tan d ब्रैकेट्स t स्टैरिक v स्टैरिक cos 10 होल डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय h। तो सबसे पहले वही रूल, नोमिनेटर को पहले अलग कर लें, होल डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि नोमिनेटर में भी हमारे पास वेक्टर आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेक्टर आ रहा है, तो वी हैव टू अप्लाई डॉट h। ओके, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ r, वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ टाइम। अब उसने कहा है कि आपने जो है इसको प्रिंट करना है इन टेबल। तो t एंड थीटा एंड r, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज f प्रिंट f, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यूज हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और जो थीटा है अगेन उसको भी हम टाइम की वैल्यू है हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, तो 0, 0.5 फिर 1 फिर 1.5, तो वो यूज़ हो सकता है। जो हमारे पास r है वो तो इन फीट है, तो उसकी वैल्यू भी हम 0.2 डेसिमल प्लेस तक कर लेंगे। और जो थीटा है वो हमारे पास एंगल है, तो एंगल की वैल्यू को भी हम 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एंगल को 3 डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं। ओके फाइन, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले f प्रिंट f, बल्कि हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब भी हमने f प्रिंट f कमांड यूज करनी है तो उसके अंदर जब भी हमने टेबल लिखना है तो हमने वैल्यूज को इन रो फॉर्म में लिखना है। तो पहली रो एंड देन उसके बाद सेकेंड रो विच इज r एंड देन थर्ड रो विच इज थीटा। तो पहले हम टाइम लिखेंगे फिर रेडियस। ओके जी, वी आर गिवन के पहले हमने थीटा लिखना है एंड देन रेडियस। तो ये मैंने टेबल बना लिया है। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रिंटिंग कर लेते हैं, f प्रिंट f। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम, एक बैकस्लैश t फॉर टैब, देन बैकस्लैश t टैब फॉर थीटा। तो यू कैन राइट थीटा इन डिग्रीज, तो dg लिख लेते हैं, अगेन बैकस्लैश t, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास रेडियस, तो वी कैन यूज r, और ये हमारे पास यूनिट है इसका फीट में है। टाइम का भी यूनिट हम लिख लेते हैं सेकेंड्स, ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एंड बैकस्लैश n। ओके जी, अब हमने प्रिंट करनी है वैल्यूज, तो f प्रिंट f तो अगेन बैकस्लैश t। तो फर्स्ट आर द वेरिएबल वैल्यूज, तो परसेंटेज 0.1f, और चूंकि यहाँ पर इसका हमें पता है कि ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं 0 से 6 तक, तो 2.1। तो टोटल जो स्पेस हम रिजर्व कर रहे हैं इट इज 2, और डेसिमल के लिए हम 0.1 एक डेसिमल प्लेस का, तो एक इंटीजर पार्ट होगा और एक ही डेसिमल प्लेस होगा, और इसमें हमारा काम टाइम का चल जाएगा। अगेन बैकस्लैश t। अब थीटा की वैल्यूज जो है वो जाहिर सी बात है, एंगल जो है इट इज फ्रॉम 0 to 90 मैक्सिमम जा सकता है, तो इंटीजर पार्ट शुड बी 2,
और डेसिमल पार्ट हमने इसको करना है 3 तक, तो आई विल राइट परसेंटेज टोटल विड्थ है 5 और डेसिमल के बाद 3, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर पार्ट जो है वो 2 हो जाएगा। F एंड अगेन \t, और यहाँ पर चूंकि R है, हमें नहीं पता कि इसका इंटीजर पार्ट की कितनी वैल्यूज आती हैं, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स, तो हम सिर्फ लिख देंगे 0.2f, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आने, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। इंटीजर पार्ट जितना मर्जी हो, \n कॉमा, अब हम वेरिएबल की वैल्यूज लिख देंगे टेबल, तो दैट इज कैपिटल T एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। चैप्टर 4 क्वेश्चन 17, और ऊपर हम लिख लेते हैं क्लियर ऑल एंड CLC। ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, डोंट नो व्हाई, आप इसको अपनी आदत बनाएं। ओके जी, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल h, स्मॉल h, हम स्मॉल h की वैल्यू लिखना भूल गए, विच वाज आई थिंक 10,000 फीट। ओके, तो h की वैल्यू है हमारे पास 1500, ये तो पहले ही हमारे पास मौजूद है, इसको तो लिखना था। चलें, शुक्र है कोई फॉर्मुलेशन का एरर नहीं है। सो दिस इज आवर टेबल, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लेसमेंट की गलती हो गई है कि टाइम सेकंड्स है, तो एक \t और लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से थीटा के लिए। अगेन रन, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो इधर भी एक \t लगा देते हैं रेडियस से पहले। अब थोड़ा सा सेटिंग ठीक होगी। तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला ये आ रहा है printf को जब हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात क्या है कि हमें नीचे तो प्लेसमेंट का पता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस अब फिक्स हैं और हम \t भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो तब हमें करेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा फिर कि टाइम में हमने 4 करेक्टर्स और फिर आके सेकंड में 4, तो टोटल विड्थ होगी 8। नीचे हम उसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं सिर्फ 3 स्पेसेस का। तो अगेन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। क्या ये अच्छा हो कि हम जस्ट हेडिंग लिखें, हम जस्ट वैल्यूज लिखें और ऑटोमेटिकली जो मैटलैब इसको एडजस्ट करता है। चूँकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई टेबल की प्रिंटिंग करनी है तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हों, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैटलैब जो है एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जी मैथमेटिशियंस के लिए, विद ऑल रिस्पेक्ट्स। कैलकुलेशन के लिहाज से तो अच्छा ही है, फॉर्मेटिंग के लिहाज से भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस कमांड को ट्राई करते हैं दोबारा, कि मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक नई जो है स्टाइल बताता हूँ कि आप कैसे टेबल को लिख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन ऑफ हेडिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज। अच्छा जी, वो क्या है? उसके अंदर ये है कि वी विल यूज द डिस्प कमांड, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर एक चीज़ का जो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने उसे वर्टिकल कॉलम्स में डिस्प्ले करना है तो यू हैव टू पुट ट्रांसपोज, लेकिन उसको किसी नाम में देना। जैसे हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सी स्टेटमेंट आप हेडिंग में चाह रहे हैं आप वैल्यूज उसके अंदर सेव करवा दें। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टाइम, तो आई विल राइट टाइम सेकेंड्स अंडरस्कोर सेकेंड, चूँकि ब्रैकेट तो हम लिख नहीं सकते, तो टाइम अंडरस्कोर सेकेंड इज इक्वल टू आई विल राइट टी ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे कॉलम वेक्टर्स चाहिए। सिमिलरली आई नीड थीटा, तो थीटा अंडरस्कोर डिग्री दैट इज इक्वल टू th ट्रांसपोज। सिमिलरली आई नीड r, तो रेडियस या r अंडरस्कोर फीट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ r एंड ट्रांसपोज। ओके जी, मैंने इन सब ट्रांसपोज को जो हेडिंग्स हैं उनमें सेव कर लिया। हेडिंग्स में चूंकि ये वेरिएबल्स का नाम ही है तो हेडिंग को हमने वेरिएबल के नाम के लिहाज से लिखना, ना कि इस लिहाज से। ये थोड़ा सा फिर हमें डिसएडवांटेजेस साथ साथ लेकर चलना है। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन प्रॉब्लम है तो वो ये है कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बार बार उसको रनिंग करके। हमें नहीं पता कि वेरिएबल की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं करैक्टर्स उनकी लेंथ कितनी है। तो इस टेंशन से ख़त्म करने के लिए
I will use disp command bracket again built in function table bracket, उसके अंदर जो आपने वैल्यूज लिखनी है that is time underscore second comma theta underscore degree comma r underscore feet, that's it। मैं अगेन बता रहा हूँ जो कमांड है इट इज बाय डिफॉल्ट टेबल और उसके बाद टाइम सेकेंड थीटा डिग्री और आर फीट। डिस्प हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम टेबल जो, बल्कि मैं आपको पहले टेबल डिस्प कमांड को हटा के बताता हूँ कि डिस्प मैंने क्यों लगाया। चलें जिसको रन करते हैं और एरर आ गया कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। ओके जी, तो आर को देखें मैंने ट्रांसपोज नहीं लगाया, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। नाउ सी टाइम सेकेंड ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, तमाम वैल्यूज जो हैं नीचे आ रही हैं। थीटा डिग्री ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, तमाम वैल्यूज नीचे आ रही हैं। आर अंडरस्कोर फीट, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि भाई प्लेसमेंट क्या करनी है। और सेकंड जो है चूंकि हमारा फॉर्मेट शॉर्ट जी है तो ऑटोमेटिकली जितनी डेसिमल प्लेसेस उसे चाहिए थी उसने इतनी लिख दी हैं। मैक्सिमम जो है वो टोटल लेंथ ऑफ जो वैल्यू है वो होती है 5 कैरेक्टर्स तक। अब 5 कैरेक्टर्स वो खुद बहुत डिवाइड कर लेता है कि डेसिमल प्लेसेस को कितनी चाहिए और इंटीजर पार्ट को। जैसे यहाँ पर 97.938 है, टोटल वेट था 5। जैसे इंटीजर पार्ट की वैल्यू बढ़ी उसने डेसिमल प्लेस को 2 डिग्री में शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज अ टेबल कमांड, लेकिन यहाँ पर जो है देखें पहले आएगा आंसर, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन है तो उसका आंसर आता है कमांड विंडो में। वो टेबल की डायमेंशन बता रहा है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई राइट डिस्प एंड ब्रैकेट्स। अब जो है वो चीज़ गायब हो गई। लेकिन अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप जो हेडिंग है उसके ना स्पेसेस या ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, आपको उसको वेरिएबल के नाम से लिखना है। तो फिर कुछ ले दे के वाला हिसाब है कि अगर आप उस प्रॉब्लम से निजात चाहना चाहते हैं जिसके नाम प्लेसमेंट ना हो, एक अच्छी आउटलुक आए, यू कैन यूज़ द टेबल कमांड। और अगर आप चाहते हैं नहीं भाई हेडिंग्स भी सही होनी चाहिए और नीचे जो है वैल्यूज़ की जो प्लेसमेंट है वो भी मैं अपने लिहाज से करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे f को ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल की वैल्यूज़ हैं, ये जो एडजस्टमेंट है, ये हम जो आम डिस्प्ले फॉर्मेट होता है फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट जी उसको यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्मेट शॉर्ट ई करूँगा तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर्स आ जाएंगे लाइक दिस। तो दीज आर द थिंग्स के टेबल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम उन्हीं डिस्प्ले को शो कर सकते हैं जो हम कमांड विंडो में डिस्प्ले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ से, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनका भी ध्यान रखना कि एक आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए, दूसरा 5 डेसिमल प्लेसेस तक या 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फिर तो हमारे लिए f को इस्तेमाल करना ज़रूरी है और फिर हम इसके लिए थोड़ा बहुत हेडिंग की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और अगर आपको लिए फॉर्मेट शॉर्ट जी ही यूज़ करना है, ठीक है, तो फिर आप सिंपल टेबल कमांड भी यूज़ कर सकते हैं।